प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 उपविषय पाठ 9 चिड़िया की बच्ची कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का बेटा एक ही व्याख्यान है। इस एक व्याख्यान में आप जो है कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, लेखक परिचय जानेंगे, कहानी का सार पढ़ेंगे व अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं कुछ कठिन शब्दार्थ। पहला शब्द है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का अर्थ होता है स्वतंत्रता, आजादी। दूसरा है बेखटके। बेखटके मायने बिना किसी रोक टोक के। बेखटके मायने बिना किसी रोक टोक के। तीसरा शब्द है भयभीत। भयभीत, भय मायने डर और भीत मायने डरा हुआ, तो यानी कि भयभीत का अर्थ हुआ डरा हुआ, या हम ये कहें डर। तृष्णा, पाने की लालसा, या तृष्णा होती है प्यास, लेकिन प्यास सिर्फ पानी की प्यास नहीं, जल की प्यास लगी है वो तृष्णा नहीं है। पाने की जो कुछ भी जो पाने की लालसा हमारे मन में है वो प्यास कहलाती है तृष्णा। अनसमझ, नासमझ, अनसमझ, नासमझ। छठा शब्द है बेटा व्यसन। व्यसन होता है बुरी आदत। छठा शब्द हमारा क्या है? व्यसन। व्यसन मायने बुरी आदत। सातवां शब्द है अभिरुचि। अभिरुचि का अर्थ होता है चाह। ढाढ़स, तसल्ली या धीरज। स्याह, बिल्कुल काला, बहुत काला। और 10वां शब्द है सुहावना। सुहावना मायने सुंदर। व्यसन, बुरी आदत, अभिरुचि, चाह, ढाढ़स, तसल्ली या धीरज, स्याह, बहुत काला, सुहावना, सुंदर। अब है बेटा लेखक परिचय। लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इनका जन्म हुआ 2 जनवरी 1905 को। कहाँ पर हुआ? कौड़ियालगंज, जो कि अलीगढ़ में है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनकी मुख्य रचनाएं परख, सुनीता, बाहरी कड़ियां आदि। और इनकी मृत्यु हुई 24 दिसंबर 1988, 1988। फिर से पढ़ रही हूँ। लेखक परिचय में नाम जैनेन्द्र कुमार, जन्म व जन्म स्थान 2 जनवरी 1905 को कौड़ियालगंज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनकी मुख्य रचनाएं परख, सुनीता, बाहरी कड़ियां आदि। इनकी मृत्यु हुई 24 दिसंबर 1988 में, यानी कि 24 दिसंबर 1988 मायने 1988 में। अब है बेटा कहानी का सार। प्रस्तुत कहानी में, इस कहानी में जैनेन्द्र कुमार जी ने, लेखक यानी जैनेन्द्र कुमार जी ने मानव के लालची और स्वार्थी स्वभाव के बारे में बताया है। इस कहानी में सेठ माधव दास हैं, जो कि बहुत स्वार्थी और लालची हैं। हालांकि उनके जीवन में बहुत कुछ यानी बहुत धन दौलत है उनके पास, बहुत सी कोठियां हैं, बंगले हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं है। और कैसा सुख नहीं है? पारिवारिक सुख नहीं है। परिवार नहीं है उनके पास, अकेले हैं वो, इसलिए पारिवारिक सुख नहीं है। तो जहाँ एक और उनके पास ऐशो आराम के सभी साधन हैं, उन्हें जो है भौतिक साधनों से तो सुख मिल रहा है, लेकिन मानसिक जो सुख है ना, वो उनके पास नहीं है। तो ये कहानी जो है सेठ माधव दास के लालची और स्वार्थी स्वभाव के बारे में बताती है, जिसमें उनका दिल जो है एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची पर आ जाता है और वो उसे पाने के लिए बहुत से प्रयत्न भी करते हैं, बहुत सी लालच भी उस चिड़िया की बच्ची को देते हैं, लेकिन चिड़िया की बच्ची के लिए तो जीवन का सुख कहाँ है? उसकी माँ का आंचल, उसकी माँ,
बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सेठ माधव दास के लालची और स्वार्थी स्वभाव के बारे में, कि किस प्रकार वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को कैद करके रखना चाहता है, किस प्रकार वह अपना मन खुश करने के लिए हर प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों को यहाँ पर इस कहानी में सेठ माधव दास के माध्यम से दर्शाया गया है। तो सेठ माधव दास के माध्यम से क्या दर्शाया गया है? बुरी प्रवृत्तियां, बुरी जो सोच है लोगों की, बुरी जो आदतें हैं लोगों की, छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को अपना बनाना चाहना, अपने पास कैद करना चाहना, ये सारी। माधव दास एक बड़ा व्यापारी है, उसके पास अपार धन दौलत है। उसने अपनी नई कोठी में बहुत सुंदर बगीचा लगवाया है। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल पौधे हैं और फव्वारे लगे हुए हैं। शाम के समय वह कोठी के बाहर चबूतरे पर बैठकर प्रकृति के नजारों का आनंद लेता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, यानी कि ऐशो आराम के सभी साधन होने के बावजूद, खूब धन दौलत है, कोठी बनवाई है उसने अपनी नई, और कोठी के बाहर बगीचा भी लगवाया है। बगीचे में तरह तरह के सुंदर सुंदर फूलों को भी लगवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जीवन में खालीपन है। एक शाम को बगीचे में एक नन्ही सुंदर चिड़िया कहाँ आकर बैठ जाती है? गुलाब की टहनी पर। एक दिन शाम को उनके बगीचे में एक नन्ही सुंदर सी चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। वह उछल रही थी, चहचहा रही थी और इधर उधर फुदक रही थी, और माधव दास जो हैं वो चिड़िया के इन सारे क्रियाकलापों, यानी कि चिड़िया जो जो कुछ कर रही थी, सब देख रहे थे। अब वे चिड़िया के इन क्रियाकलापों को जब देख रहे थे, तो चिड़िया की सुंदरता और उसकी जो चंचलता है, चहचहाना, इधर उधर फुदकना, उछलना, उस सब में वो खो गए। क्या हो गए? खो गए। उसने चिड़िया से बातें करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तो वो ये सब क्रियाकलाप चिड़िया के देखते रहे, फिर उन्होंने चिड़िया से बातें करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हे चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। अब वो क्या कर रहे हैं? चिड़िया को लालच यानी प्रलोभन दे रहे हैं। पहले चिड़िया माधव दास की बातें सुनकर डर गई। पहले चिड़िया क्या करती है? डर जाती है। फिर संभल कर बोली कि वह तो यहाँ सांस लेने के लिए रुक गई थी, कि घूमते 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 वो थक गई। उसने सुंदर सा बगीचा देखा, यहाँ आई, बैठकर कि गुलाब की डाली पर बैठकर थोड़ी देर सांस ले लेती हूँ, वो तो केवल इसलिए रुक गई थी। अब चिड़िया ने सेठ माधव दास से माफी भी मांगी। संभल कर बोली कि वह तो यहाँ सांस लेने के लिए रुक गई थी, उसे माफ कर दें, वह अभी यहाँ से चली जाएगी। पर माधव दास का मन चाहता है, लेकिन माधव दास का मन क्या चाहता था? कि चिड़िया अब उसके पास रह जाए और उसके सूने पड़े महल में चहचहाहट करे। मतलब सारा दिन चहचहाए, अपना इधर उधर फुदके, उछले कूदे, वो उसे देखे और खुश हो जाए। लेकिन चिड़िया वहां रहने के लिए तैयार नहीं होती। सेठ माधव दास तो उसे कोशिश करते हैं कि वो चिड़िया जो है वहीं पर रहे, लेकिन वो वहां जो है रहना नहीं चाहती। वह जल्दी से जल्दी कहाँ जाना चाहती थी? अपनी माँ के पास। तो वह जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास जाना चाहती है। वह तो घर से
धूप खाने, हवा में खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। वह क्या करने निकली थी? क्या करने अपने घोंसले से बाहर निकली थी? धूप खाने, हवा में खेलने और फूलों से बातें करने। सेठ माधव दास ने चिड़िया को अपने जाल में फंसाने के लिए अनेक प्रलोभन दिए, लेकिन वह नहीं मानी। सेठ बोला कि यदि वह यहाँ रुकेगी तो उसके लिए वह सोने का पिंजरा बनवा देगा। लेकिन चिड़िया को अपनी मां से अच्छी सेठ की कोई चीज नहीं लगी। सेठ ने फिर चिड़िया को लालच दिया, फिर उसे अपने जाल में फंसाना चाहा कि अगर वो यहाँ रुकी तो वह उसके लिए सोने का पिंजरा, उसमें सोने की कटोरी में पानी, फिर उसके लिए जो है मैदा की कटोरी, गोलियां सब दे देगा वो उसको। लेकिन चिड़िया को तो सेठ की इन सारी चीजों से अच्छी क्या लगती थी? मां, अपनी मां। वह जल्दी से जल्दी क्या चाहती थी? अपने घर जाना चाहती थी। वो क्या चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि वहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही होगी। सेठ माधवदास ने बताया कि वह बहुत बड़ा आदमी है, वह उसे हर सुख सुविधा प्रदान कर सकता है। चिड़िया कहती है कि यदि उसके पास सब कुछ है तो वह उसे घर क्यों नहीं जाने देता, तो वह उसे घर जाने दे। सेठ कहता है कि वह उसके लिए सोने का ऐसा पिंजरा बनवा देगा जो किसी के पास नहीं होगा। फिर से लालच दे रहा है वो उसको। उसमें वो क्या करेगा? मोतियों की झालर लगा देगा, मोतियों की झालर लगी होगी, और पिंजरे में सोने की कटोरी उसके पानी के लिए रखी होगी। चिड़िया नादान थी, वह दुनियादारी की चीजों को नहीं समझती थी, इसलिए सेठ की बातें भी उसे समझ में नहीं आई, क्योंकि वो कभी, अभी इतनी छोटी बच्ची थी कि वो अपने घोंसले से बाहर ज्यादा तो निकलती नहीं थी। ठीक है, फिर उसे इन सब बातों से भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी दुनिया तो क्या थी? उसकी मां। तो ये जो सेठ सारे लालच दे रहा था कि सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, उसमें सोने की झालर लटवा दूंगा, फिर सोने की कटोरी भी रख दूंगा, सोने की कटोरी भी रख दूंगा, ये सारी बातें जो हैं चिड़िया की समझ में ही नहीं आई। तो वो नहीं आती हैं, तो वो सेठ से क्या कहती है? वह सेठ से कहती है कि वह उसे घर जाने दे, कि उसे घर जाने में देरी हो रही है। उसकी मां घर में बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। कौन इंतजार कर रही होगी? उसकी मां। पर माधव दास उसे अपनी बातों में ही उलझाए रहता है और अचानक एक बटन दबा देता है। अब उस बटन की आवाज कहां तक पहुंचती है? महल के अंदर। अब सेठ माधव दास तो कहां बैठे हैं? महल के बाहर, जहां वो चिड़िया को अपनी बातों में उलझाए हुए। लेकिन साथ साथ उसने एक बटन दबा दिया, जिससे आवाज सुनते ही झट से एक नौकर भाग कर वहां आता है। माधवदास उसे इशारा करके चिड़िया पकड़ने के लिए कहता है। तब वो नौकर उस चिड़िया को पकड़ने के लिए प्रयत्न यानी कोशिश करने लगता है कि वह उस चिड़िया की बच्ची जो है, चिड़िया जो है, उसकी पकड़ में आ जाए। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। जब वो उसे पकड़ने का प्रयास करता है, ऐसे हाथ लगाता है, तो चिड़िया को लगता है कि कोई कठोर हाथ जो है मुझे पकड़ना चाह रहे हैं। वह चीख मारकर चिचियाती है और एकदम से उड़ जाती है। क्या करती है वो? चीख मारती है, चीख मारकर चिचियाती है और एकदम से उड़ जाती है। वह उड़ती हुई
एक ही सांस में, यानी कि सांस रोके उड़ती जाती है, उड़ती जाती है, उड़ती जाती है और अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। अपने घोंसले में अपनी माँ के पास पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर माँ की गोद में छिप जाती है। माँ उसके रोने का कारण पूछती है, पर डर के मारे वो कुछ नहीं बोलती। वह क्या करती है, माँ की छाती से इस प्रकार चिपक जाती है कि मानो अब उससे अलग ही नहीं होगी। कैसे चिपक जाती है कि अब वो उससे अलग होगी ही नहीं। तो बेटा इस कहानी में हमने पढ़ा, सेठ माधव दास ने अपने लालच के कारण उस छोटी सी चिड़िया की बच्ची को भी अपने पास कैद करके रखना चाहा, ताकि वह चिड़िया की बच्ची उसका मन जो है वो बहलाए रखे। लेकिन वो चिड़िया की बच्ची जो है वो सेठ माधव दास के पास नहीं रहना चाहती थी। उसके द्वारा दिए गए किसी भी प्रलोभन में वो नहीं फंसना चाहती थी, क्योंकि उसका तो असली सुख उसकी माँ की गोद थी। तो चलिए अब थोड़े से मौखिक प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला मौखिक प्रश्न है, बगीचा किसका था? तो बगीचा सेठ माधव दास का था। उत्तर क्या है हमारा? बगीचा किसका था? बगीचा सेठ माधव दास का था। चिड़िया कहाँ बैठी थी? हमने पढ़ा गुलाब के फूलों की एक डाल पर। तो चिड़िया कहाँ बैठी थी? गुलाब के फूलों की एक डाली पर। चिड़िया का कौन बेसब्री से इंतजार कर रहा था? चिड़िया का बेसब्री से उसकी माँ इंतजार कर रही थी, या चिड़िया की माँ उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो बेटा हमारा चौथा मौखिक प्रश्न है, चिड़िया को पकड़ने के लिए सेठ माधव दास ने किसे बुलाया? चिड़िया को पकड़ने के लिए सेठ माधव दास ने अपने नौकर को बुलाया। किसे बुलाया था? अपने नौकर को। पास ही में रखे एक बटन को उसने दबाया, जो कि अंदर कोठी में जिसकी आवाज जाती है, बेल है एक तरह की। तो वहां पर नौकर को पता चला कि उसको जो है सेठ माधव दास ने बुलाया है, तो वह बाहर आता है। तो चिड़िया को पकड़ने के लिए सेठ माधव दास ने किसे बुलाया? चिड़िया को पकड़ने के लिए सेठ माधव दास ने अपने नौकर को बुलाया। पांचवा प्रश्न बच्चे, सेठ माधव दास ने अपनी कोठी में कौन सा पत्थर लगवाया था? सेठ माधव दास ने अपनी कोठी में संगमरमर का पत्थर लगवाया था। कौन सा पत्थर लगवाया था? संगमरमर का। तो हमारा उत्तर होगा, सेठ माधव दास ने अपनी कोठी में संगमरमर का पत्थर लगवाया था। अब है बेटा अभ्यास प्रश्नोत्तर। पहला अभ्यास प्रश्न, किन बातों से ज्ञात होता है यानी पता चलता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? किन बातों से पता चलता है कि उसका जीवन संपन्नता से भरा था, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, और दूसरी ओर किन बातों से यह पता चलता है कि वह सुखी नहीं था? तो हमारा उत्तर है बेटा, माधव दास ने अपनी कोठी में संगमरमर, अपनी कोठी जो है उसने किससे बनवाई थी? संगमरमर से बनवाई थी। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वे चिड़िया से कहते हैं कि उनके पास बहुत सा सोना मोती है। क्या कहते हैं वो? उनके पास बहुत सा सोना मोती है। वे चिड़िया से कहते हैं कि वे उसे सोने का पिंजरा बनवा देंगे। इन सब बातों से पता चलता है कि उनका जीवन संपन्नता से भरा था। पर माधव दास का शाम को स्वप्न की भांति गुजारना, लेकिन क्यों? क्योंकि शाम होते ही जब वो बाहर
अपने बगीचे में आकर बैठते तो बड़ा खालीपन सा महसूस करते थे। तो वो जो सपने की तरह गुजारना, कि सपनों में देखना काश ये होता, काश ऐसा होता, बगीचे में जो है कोई खेलता होता, तो उनकी ये जो सारी सोच थी ये बस सपनों में ही थी। तो पर माधव दास का शाम को स्वप्न की भांति गुजारना और उनके ये वाक्य कि मेरा जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है, मेरा महल सूना सा रहता है, वहां कोई चहचहाता नहीं, मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है, आदि बातों से पता चलता है कि संपन्न होने के बावजूद माधव दास सुखी नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न बेटे, प्रश्न नंबर 2। माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? यानी निस्वार्थ मायने बिना किसी लालच के। लेकिन नहीं, उसके मन में तो क्या थी? लालच। तो स्पष्ट कीजिए। माधव दास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, यह दर्शाता है कि उन्हें वह चिड़िया बड़ी प्यारी लगी, अतः वे उस चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहते थे। वे उस चिड़िया को क्या करना चाहते थे? वे उस चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहते थे। अब माधव दास का यह कहना क्या निस्वार्थ मन से था? नहीं। तो अब हम बताएंगे माधव दास का यह कहना निस्वार्थ मन से नहीं था, यानी कि माधव दास ने यह बात निस्वार्थ मन से नहीं कही थी, क्योंकि चिड़िया को देखने के बाद अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में अपने मन की संतुष्टि के लिए रखना चाहते थे। माधव दास का यह कहना निस्वार्थ मन से नहीं था, क्योंकि चिड़िया को देखने के बाद अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में अपने मन की संतुष्टि के लिए रखना चाहते थे। प्रश्न संख्या 3। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था, कि चिड़िया जो जिद कर रही है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, मुझे मेरे घोंसले में जाने दो, माधवदास को लगता था बेकार ही जिद कर रही है, क्योंकि इस सब का क्या मतलब, जब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ मेरे पास रहे और मैं इतना भी कह रहा हूँ इसको कि मैं सोने का पिंजरा बनवा देता हूँ, उसमें सोने की झालर लगवा देता हूँ, तुम्हारे खाने पानी पीने के लिए सोने की कटोरी भी मैं उसमें रखवा दूंगा, तो उसके बाद वो क्यों जाना चाहती है अपने घोंसले में? तो ये तो जिद उसकी जो है बेकार है, तुक नहीं बनती उसकी जिद की। यहाँ अब यहाँ माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर बताने, मन के अंदर जो भाव हैं उनके, उनका अंतर यानी फर्क बताना है। तो माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में अंतर किसका है? एक तरफ भावनात्मक सुख और दूसरी तरफ भौतिक सुख। माधवदास को किससे प्यार था? भौतिक सुख से, उसकी कोठी बंगला पैसे इन चीजों से। और चिड़िया, चिड़िया के मन के भाव में क्या सुख क्या है? भावनात्मक, दिल से जुड़ी है वो, जिससे जब वो अपनी माँ से दिल से जुड़ी है तो अपनी माँ के लिए जो उसके मन की भावना है, वो भावनात्मक सुख जो है चिड़िया के मन में है। तो माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में अंतर किसका है? भावनात्मक सुख और भौतिक सुख का। माधवदास का जीवन ऐश्वर्यपूर्ण था, इसलिए उसे भौतिक साधन संपन्नता श्रेष्ठ प्रतीत होते थे, जबकि चिड़िया को क्या था?
चिड़िया को स्वतंत्रता यानी अपनी आजादी, अपने घोंसले और अपनी माँ के सन्निकट रहने में सुख की अनुभूति होती थी। दोनों के लिए सुख की परिभाषा अलग है। सेठ माधव दास के लिए जहाँ सुख की परिभाषा कोठियाँ, बहुत सी कोठियाँ खड़ी करना है, खूब धन दौलत है, तो वहीं दूसरी और चिड़िया की बच्ची के लिए जो सुख है वो कैसा सुख है? भावनात्मक सुख। अपनी माँ, अपना घोंसला, ये प्रिय है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारा चौथा प्रश्न है बेटा, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया को सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। तो हमारा उत्तर है बेटा, हमें चिड़िया के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर संतुष्टि मिली, तसल्ली मिली, क्योंकि यही चिड़िया के लिए अधिक श्रेयस्कर था। पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल भी उचित नहीं था। अपनी माँ के पास अपने घोंसले में वापस जाना ही उसके लिए बिल्कुल सही था कि वह पिंजरे में कैद न रहकर स्वतंत्रता पूर्वक खुले आसमान में उड़े, अपने नीड़ में निर्भयता पूर्वक बिना किसी डर के अपनी माँ के पास रहे। तो बेटा, हाँ, ये हमारा 5वां प्रश्न। मेरी माँ बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो बेटा, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में माँ का महत्व, माँ का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पशु पक्षी हो, माँ का स्थान तो कोई भी नहीं ले सकता। किसी की भी जिंदगी में माँ का अतुलनीय महत्व है। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना न की जा सके, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। माँ हमें जन्म देती है, स्नेहपूर्वक पालती है, वह दात्री और धात्री है। वैसे दात्री और धात्री कौन है? धरती माता, देने वाली, हमें अन्न देती है, अनाज देती है। धरती माता में ही तो उगता है ना वो अन्न, जिससे सारी दुनिया जो है अपना पेट भरती है। तो वह दात्री भी है, धात्री भी है, जीवनदायिनी भी है, देने वाली भी है। तो माँ का भी वही स्थान है और इसलिए उसकी तुलना जो है किससे की गई है? पृथ्वी से की गई है, धरती से की गई है, धरती माता से की गई है। तो बेटा, इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो हम इस कहानी को अन्य शीर्षक सच्चा सुख दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन में सच्चा सुख क्या होता है यह छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताया गया है। छोटी सी चिड़िया के माध्यम से हमने जाना कि सच्चा सुख जो है वो भौतिक साधन नहीं है। सोना, चांदी, पैसा, धन, दौलत, कोठी, बंगले, गाड़ियां, ये सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो है अपने माता पिता का साथ। और चिड़िया की बच्ची के लिए भी सच्चा सुख क्या था? उसकी माँ की गोद, जहां जाकर वो माँ से ऐसे चिपकी कि अब वो कभी अपनी माँ से अलग होगी ही नहीं। तो बेटा, इस पाठ में हमने जो है लेखक परिचय जाना, कठिन शब्दार्थ जाने, पाठ का सार पढ़ा, मौखिक प्रश्न किए कुछ हमने, और पाठ के ये अभ्यास प्रश्नोत्तर जो कहानी से थे वो भी हमने जो है आज इस व्याख्यान में किए। अब आपका गृह कार्य क्या है? आपका गृह कार्य है कि आप अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, लेखक परिचय और अभ्यास के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। तो बेटा, होमवर्क फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। कठिन शब्दार्थ, लेखक परिचय,
और अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में एक नए पाठ के साथ।